नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चुनाव के लिए सुरक्षा योजना तैयार करने का निर्देश। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने दिए कई सुझाव। बीते 2 साल में 47 लाख नए वोटर, 62,000 बनेंगे पोलिंग स्टेशन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ को सुमित्रा महाजन की चिट्ठी, बैठक की जगह बदलने की मांग। जम्मू कश्मीर के स्पीकर को न्योता नहीं तो करेंगे बहिष्कार। झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर 5 महिलाओं की हत्या, 27 लोग गिरफ्तार। इलाके में तनाव बढ़ा, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल के धर्मपुर में बादल फटने से तबाही, 4 लोगों की मौत। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन। लेह से सुरक्षित निकाले गए 23 ब्रिटिश सैलानी। और काबुल धमाकों में अब तक 44 लोगों की मौत, कई इमारतों और अस्पतालों को भारी नुकसान। नाटो अभियान खत्म होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश से बेहाल हैं। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ के चलते मौत का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। वहीं लेह में फंसे 31 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 23 ब्रिटिश पर्वतारोही शामिल थे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आई हैं। बादल फटने से यहां आई बाढ़ ने धर्मपुर बस स्टैंड को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें बयां करती हैं कि पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि देखते ही देखते 16 फीट ऊंची बसें पूरी तरह से पानी में डूब गईं, जबकि आसपास की 50 दुकानें भी पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। नुकसान का अनुमान करोड़ों में लगाया जा रहा है। प्रशासन राहत कार्य में पूरी तरह जुट गया है। धर्मपुर की बाजार एवं धर्मपुर का बस स्टैंड, इसमें पानी घुस गया था। अब स्थिति कंट्रोल में है, पानी सारा रेसिड हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन की वजह से अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को कई घंटों तक जाम में फंसना पड़ा। कंटिन्यू 2 दिन से बारिश होती जा रही है और आज भी मॉर्निंग में बारिश थी और काफ़ी हैवी लैंडस्लाइडिंग हुई है। बीआरओ और हमारी पीडब्ल्यूडी की टीमें लगी हुई हैं दोनों साइडों से, तो उम्मीद कर रहे हैं हम शाम तक इसको क्लियर कर देंगे। आगे स्लाइडिंग हुई है तो और हैवी रेनफॉल भी होगा, तो फिर सुबह तक ही खुलेगा रास्ता। बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल में अब मौत का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। बाढ़ के ताजा हालातों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बाढ़ के हालात पर चर्चा की गई। राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने इस साल 31% हुई ज्यादा बारिश को बाढ़ का जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं बाढ़ से जूझ रहे पड़ोसी देश म्यांमार में भी हाल जस के तस बने हुए हैं। भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री हवाई रूट के जरिए बाढ़ ग्रसित इलाकों तक पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जिस तरह से बारिश हो रही है और कहीं पर बादल फट रहे हैं, किस तरीके का प्रेडिक्शंस आगे को लेकर है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीपी यादव साहब, जो कि निदेशक हैं मौसम विभाग से। बीपी यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि हिमाचल को लेकर ही मैं समझना चाहूँगा कि अचानक जिस तरीके की तबाही वहाँ पर दिख रही है, पूरे हिमाचल को लेकर किस तरीके का प्रेडिक्शन दिख रहा है मौसम विभाग का, और क्या आगे आने वाला खतरा भी और है या फिर कहूँ कि खतरा टल चुका है? देखिए, जो हमारे हिमालय के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ क्लाउड बर्स्ट या बहुत हैवी रेनफॉल की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और जब कभी मानसून का ट्रफ नॉर्थ की तरफ हो और अरब सागर से सीधी हवाएं आके हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को टकराएं, तो हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल हो जाती है। ऐसा ही समाचार कल हिमाचल प्रदेश में भी मिला है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हैवी रेनफॉल हुआ है। अभी भी जो सिचुएशन है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन है जो हमने एनालाइज की है, उसके हिसाब से अगले 2 दिनों तक और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो हमने 2 दिन के लिए चेतावनी जारी की है और संबंधित एजेंसीज को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं जम्मू कश्मीर की तरफ, वहां को लेकर इस वक्त क्या तस्वीर दिख रही है आगे आने वाले कुछ दिनों में?
जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा प्रश्न है कि जम्मू जो इलाका है, जम्मू डिवीजन जिसको बोलते हैं, जम्मू, कटरा, बनिहाल, भदरवा, बटोट, यहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रही है इस समय। लेकिन जो कश्मीर वैली है, श्रीनगर, अनंतनाग, वहाँ बारिश कम है। आने वाले जो 24 से 36 घंटे हैं वहाँ जरूर बारिश रहेगी अभी भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ का भी असर इस समय जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में होगा। लेकिन फिर भी ज्यादा बारिश की संभावनाएं हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों में है अगले 2 दिनों के लिए। और इसके पीछे आप कोई खास वजह देख रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि स्वाभाविक है ये बिल्कुल स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। इस तरह की बारिश और हैवी रेनफॉल पहाड़ों में अक्सर होती है, हर साल होती है मानसून के सीजन में, क्योंकि नमी बहुत आ जाती है और नमी होने से और वेस्ट मानसून का प्रभाव होने से जो हवाएं हैं वो पहाड़ों में ऊपर उड़ जाती हैं और घने बादल बन जाते हैं। ऐसे में वो घने बादल जब पहाड़ी के बीच में एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, उनको रास्ता नहीं बचता है कहीं निकलने का, तो सारी की सारी जो पानी बादलों में होता है वो बहुत कम समय में बहुत छोटे इलाके में गिर जाता है, जैसा कि कल रात को हिमाचल में मंडी के आसपास हुआ है। और बीपी यादव साहब, क्या इसमें सच्चाई है? जिस तरीके से कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ये जो बादल फटने की घटना है इनमें तेजी आई है, क्या वाकई ऐसा है या फिर पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी लेकिन शायद जानकारी हम तक या फिर आम जनता तक कम पहुंचती थी? मैं कहूंगा कि शायद दोनों चीजें होंगी, क्योंकि पहले एक तो ऑब्जर्विंग सिस्टम्स भी इतने ज्यादा नहीं थे, आंकड़े मिलते नहीं थे। अब हमारे ऑब्जर्विंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो सभी जगह से आंकड़े मिल जाते हैं, कितनी बारिश हुई है, कितने घंटे में कितनी बारिश हुई है, वो क्लाउड बर्स्ट है या हैवी रेनफॉल है ये भी देखना पड़ता है। हर बारिश क्लाउड बर्स्ट नहीं होती है। क्लाउड बर्स्ट के लिए 1 घंटे में लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश गिरना जरूरी है, तभी क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, वरना उसको हम हैवी रेनफॉल बोलेंगे। तो वो चीज़ें हैं। दूसरा ये कि जो मानसून की बारिश का जो थोड़ा सा एक्सट्रीम इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। हैवी रेनफॉल इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पहले भी ये जो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य है ये क्लाउड बर्स्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल इलाका है मानसून सीजन में। जी, और मैं अगर थोड़ा सा दूसरे राज्यों की तरफ रुख करूँ यादव जी, तो पश्चिम बंगाल इस वक्त जहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं बाढ़ के चलते, राजस्थान का हाल हमने देखा, गुजरात में भी कमोबेश स्थिति कुछ दिख रही है, वैसे ही मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई जिसका असर दिखा। इन राज्यों को लेकर आगे क्या मैं कहूँ कि अब थोड़ी सी राहत दिखेगी या फिर अभी 1 या 2 हफ्ते तक ये सिलसिला यूं ही चल सकता है? नहीं, देखिए मैं राज्यवार बताऊंगा अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो। जी बिल्कुल। जो वेस्ट बंगाल का राज्य है वहाँ साइक्लोन कोमेन की वजह से बहुत भारी बारिश हुई थी और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है पिछले 3-4 दिनों से वहाँ भारी बारिश नहीं हो रही है और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले कम से कम 4 से 5 दिन वहाँ भारी बारिश नहीं होगी, तो वहाँ जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार हो जाएगा। मध्य प्रदेश, खासकर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका था, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बैतूल, उज्जैन, रतलाम, यहाँ बहुत भारी बारिश हुई थी, एक मानसून डिप्रेशन बना था, लेकिन वो सिस्टम भी अब कमजोर हो चुका है। तो वहाँ भी अब हैवी रेनफॉल कम होगी लेकिन मॉडरेट रेनफॉल जारी रहेगी, तो वहाँ भी सिचुएशन में काफ़ी सुधार होगा। गुजरात और राजस्थान, खासकर पश्चिमी राजस्थान, यहाँ सिर्फ 2 दिन और 3 दिन की बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन अब वहाँ बिल्कुल बारिश की संभावना नहीं है। तो वहाँ किसी तरह की बाढ़ से लेकर कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है, वहाँ सिचुएशन एकदम इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए यादव जी, आपने कहा कि यानी कि उन इलाकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए अभी भी अगले 2 से 3 दिन मैं कहूँ कि अलर्ट में रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। जी, और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दूसरी खबर।
मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के बारे में, उसकी दशा दिशा के बारे में। हिंदी मीडिया खासतौर पर मनोरंजन प्रधान हो गया है, उसमें हल्कापन आया है। हिंदी का मीडिया ये जरूर है कि उसका सर्कुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आप अगर देखेंगे उनका रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू इंग्लिश से कम है। जो ओरिजिनल कंटेंट है वो हिंदी में आपको नहीं मिलता है। हिंदी मीडिया अभी भी धार्मिक अंधविश्वासों में फंसा हुआ है, जबकि अंग्रेजी मीडिया इससे एक कदम आगे निकलकर मास कल्चर के अंधविश्वासों की तरफ चला गया है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पटना में राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने साफ सुथरे चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी चुनाव आयोग से मिलकर अपनी चिंताएं जाहिर की। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव के साथ जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग ने चुनावों में धनबल को रोकने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के अलावा कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। Communal harmony has to be maintained at all cost. We have also directed DMs and SP that in sensitive areas of the state there would be special vigilance and special strategies will be devised and will be implemented. चुनाव आयोग ने नक्सल पीड़ित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने शुक्रवार को दौरे के पहले दिन पटना में करीब 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। इन दलों ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कई मुद्दे और चिंताएं आयोग के सामने रखी। कि नोटा जो है पार्लियामेंट के चुनाव में कहीं 40,000 कहीं 30,000 वोट मिला। नोटा का सही कंसेप्ट हमारे लोगों को अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए हमने मांग किया कि इसको हटा दिया जाए। हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्शन में कितने फेज में चुनाव का। अगर फेज बढ़ता भी है तो हमको उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हर एक बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोग चाहते हैं, मांग किया। ऐसे दागी अधिकारियों को भी बिहार की सरकार पोस्टिंग कर रही है, उनके ट्रांसफर्स को रद्द किया जाए और पूरे राज्य के अंदर 3 से 4 चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। अगले 2 महीनों में कई त्योहारों के चलते इन दलों ने आयोग से चुनाव की तारीखों और चरणों के बारे में भी अपने सुझाव दिए। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 99.98% लोगों के पास वोटर ID कार्ड हैं और 62,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। बिहार में पिछले 2 सालों में करीब 47 लाख नए वोटरों का नाम सूची में जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर की शुरुआत की। गैर राजनीतिक कार्यक्रम होने के बावजूद इसमें बिहार चुनाव की आहट और नीतीश कुमार के प्रचार की रणनीति का असर साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के बाहर बसे बिहार के लोगों को साधने में लग गए हैं। शनिवार को दिल्ली में उन्होंने बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर की शुरुआत की। इसके जरिए नीतीश कुमार ने अपने राज्य में संदेश देने की कोशिश की है कि वो पलायन करने वाले बिहार के लोगों की घर वापसी में लगे हैं। कोई अगर निवेश करना चाहते हैं, व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, बिहार के अंदर के व्यापार अपनी भी पूंजी लगाना चाहते हैं, अपना भी कोई व्यवसाय वहां चलाना चाहते हैं, कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में बिहार फाउंडेशन के माध्यम से उनको अपना काम प्रारंभ करने में सहूलियत होगी। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिजली और सड़क के मामले में राज्य की हालत बेहतर तो हुई है, लेकिन रोजगार के अवसर अभी भी बड़ी चुनौती हैं। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। इसके माध्यम से बिहार की जो जेन्युइन नीड्स है, उसकी जो वाकई जो आवश्यकता है, उसको भी जगह जगह से अगर हम उठाते हैं, उसको उजागर करते हैं, तो धीरे 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 एक जनमत तैयार होता है। कार्यक्रम के दौरान जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर दंगे के दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की।
नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से साफ है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर अपने चुनाव प्रचार की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने बिहार में अपने चुनाव प्रचार की कमान भी उसी टीम को सौंपी है जिसने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रचार की कमान संभाली थी। इसके चलते नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार की रणनीति में ये छाप साफ नजर आ रही है। अनु दीवान के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामनाथ कोविंद को बिहार और आचार्य देवव्रत को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन से आज जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है। दोनों की नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के पोखराया के निवासी रामनाथ कोविंद पेशे से वकील हैं। वो बीजेपी की ओर से 2 बार राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1994 से 2006 तक वो राज्यसभा सांसद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। वो बीजेपी के दलित मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोविंद केसरीनाथ त्रिपाठी की जगह लेंगे। आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। जो टास्क दिया गया है वो जो ऐसे राज्य का है जहाँ पर कि चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि हलचल बहुत रहेगी वहाँ पर। लेकिन बिहार बहुत ही एक ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और मुझे लगता है बहुत समृद्धशाली प्रदेश है और मुझे खुशी हो रही है वहाँ जाने की। भारत ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अध्यक्ष शिरीन शर्मीन चौधरी को पत्र लिखा है और सम्मेलन जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को न बुलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर को बुलाने या फिर पाकिस्तान के बाहर सम्मेलन कराने की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से खत का कोई जवाब नहीं मिला है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ को खत लिखकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को आमंत्रित नहीं करने पर कड़ा ऐतराज जताया है और सम्मेलन को पाकिस्तान के बाहर आयोजित करने की मांग की है। भारत ने साफ किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। An emergency meeting of the President of the Union chapter as well as the 31 India chapters of the CPA India region was held, in which they called on the chairperson of the CPA Executive Committee to use her good offices to immediately resolve the matter and ensure issue of invitation to the Jammu and Kashmir CPA branch, failing which the India chapters will boycott the event. पाकिस्तान की ओर से अभी इस मामले पर कोई जवाब नहीं मिला है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान भारत की ओर से संबंध सुधारने की कोशिश पर रुकावट डाल रहा है। नवाज शरीफ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रशा में होगी, तब से लगातार पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। पहले तो उसकी कोशिश ये थी कि बातचीत को सबोटाज कर ले। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें थोड़े सी डिफरेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होना है। मेजबान होने की वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर को इसमें नहीं बुलाया है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। उधमपुर आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी नवेद की मदद करने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक वो ट्रक ड्राइवर है जिसने नवेद और उसके साथी नोमन को कुलगाम से सिमरौली तक लिफ्ट दी थी, जबकि ट्रक से एक बेकरी मालिक है जिसे लश्कर तैयबा का स्थानीय कनेक्शन भी माना जा रहा है। वहीं मामले की जांच कर रही एनआईए ने नवेद से पूछताछ शुरू की है और शुक्रवार को नवेद को कश्मीर के उन इलाकों में ले जाया गया जहां से होकर नवेद उधमपुर पहुंचा था। नवेद को उस घर में भी ले जाया गया जहां नवेद ने एक रात के लिए पनाह ली थी। वहीं नवेद के खिलाफ भारतीय पेनल कोड के तहत कई धाराओं में मामले दर्ज कर दिए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकरा मेबोई सिंह ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगा समझौते में पूर्वोत्तर राज्य के हितों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते में नगा अलगाववादियों के स्थानीय इकाइयों को ज्यादा अधिकार दिया गया है।
हालांकि इससे पहले मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर अपना विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनकी सहमत के बिना इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं मणिपुर के उप मुख्यमंत्री खई गमंग ने आज राज्य के लोगों को अपने हकों से समझौता न करने की अपील की। ड्राफ्ट को सीक्रेट रखने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो आपके जो इंटरलोक्यूटर है RN रवि, उन्होंने भी बता दिया है। और जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो होम मिनिस्ट्री हम लोग भी उसको बताएंगे, लेकिन इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना है। मणिपुर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को लेकर प्रदर्शन जारी है। इस बीच 8 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस की कार्रवाई में एक छात्र की मौत के मामले में मणिपुर पुलिस के 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। प्रदर्शनकारी राज्य के मूल निवासियों के संरक्षण के लिए राज्य विधानसभा में नया विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 1 महीने से जारी प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। इनर लाइन परमिट के जरिए भारतीय नागरिक को संरक्षित या प्रतिबंधित इलाके में सीमित समय के लिए यात्रा करने की मंजूरी दी जाती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्रामी बोई सिंह ने 15 जुलाई को 3 महीने के लिए भीतर इनर लाइन परमिट पर बिल लाने का भरोसा जताया था। हमारे मणिपुर छोटा देश में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, तो अगर ILP लगता है तो फिर एक लिमिट बन जाएगा कि हाँ इतने, मतलब जो बाहर से आए हैं उनका एक कार्ड बनेगा और उस आधार पर रहेंगे। झारखंड में 5 आदिवासी महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी गई। कंजिया गांव में हुई इस घटना के बाद तनाव बना हुआ है और पुलिस ने अब तक इस मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोते बिलखते परिवार के ये लोग, इनकी दहाड़ किसी की भी आंखों में बरबस आंसू भर दे। कोई चीख कर मातम मना रहा है तो कोई सदमे में चला गया है। रांची से महज 35 किलोमीटर दूर कंजिया गांव में कल रात से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे हैं। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने 5 महिलाओं को घर से जबरन उठा लिया और फिर डायन बताकर उन्हें लाठी भाला और पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। 2-4 आदमी को हम संभालने के लिए हम अटका दिए, किंतु उतना आदमी को अटकाने नहीं सके, सबको तो अटका नहीं पाए। दूसरा आदमी आके घुस गया, उसके बाद में खसीट के वहीं से मारना पीटना शुरू कर दिया। गांव की पंचायत का आरोप है कि हाल ही में कुछ बच्चों की मौत इन महिलाओं के जादू टोने की वजह से हुई है। गांव वालों का कहना है कि डाइट में सही थी, इसी के लिए लोग मतलब एक एक करके लेकर आए और सबको पारी से सबका मर्डर कर दिया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 5 महिलाओं को ग्रामीणों में से कुछ लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर उनकी हत्या कर दिया। हाँ, इस मामले में अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 21। राजधानी से महज 35 किलोमीटर दूर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों की माने तो झारखंड में साल 2000 से लेकर अब तक 400 महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया। अकेले साल 2013 में 54 महिलाओं की हत्या इसी आरोप में कर दी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि साल 2000 से लेकर 2012 तक देश में 2000 से ज्यादा महिलाओं को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बांग्लादेश में एक धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या मामले में ढाका पुलिस ने आज 4 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। शुक्रवार को ढाका में अपने ही फ्लैट में अज्ञात हमलावरों ने 40 साल के निलय चक्रवर्ती की उसके फ्लैट में धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी थी। अलकायदा से जुड़े स्थानीय आतंकी समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। बांग्लादेश में 6 महीने से भी कम समय के भीतर ये चौथे ब्लॉगर की हत्या है। काबुल में कल हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरगना मुल्ला उमर की मौत के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। काबुल पुलिस अकादमी में हुए हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। काबुल शहर शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर हुए 2 अलग अलग बम धमाकों से दहल गया।
स्थानीय समय के मुताबिक बीती रात करीब 10:15 बजे काबुल के नेशनल पुलिस एकेडमी के मेन गेट पर आत्मघाती कार बम हमला हुआ, जिसमें कई ट्रेनी अधिकारियों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। हमले के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। از جنگ چطور خسته نشدیم؟ جنگ کی خش داره؟ هر روز جنگ، هر روز بیامنی، هر روز خون، هر روز دین روز 400 نفر در کارت نو کشته شد. تی پدر داره، مادر داره. چه حال است؟ وحشت است. इस हमले के बाद काबुल हवाई अड्डे के पास भी गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। 24 घंटे से भी कम समय में ये तीसरा हमला था। इससे पहले शुक्रवार तड़के काबुल के शाह शाहिद इलाके के सैन्य इलाके में एक ट्रक में धमाका हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। در نتیجه حمله بزدلانه شب گذشته 240 همشهریای بیگناه ما زخمی شدند که در بینشان 47 زن و 33 کودک می باشه. 15 هموطن ما شهید شده. तालिबान सरगना मुल्ला उमर की मौत के ऐलान के बाद से अफगानिस्तान में ये सबसे बड़ा हमला है। तालिबान में नेतृत्व बदलाव को लेकर हुए आंतरिक संघर्ष के बावजूद आतंकी गुटों के हमले में तेजी आई है। नाटो सैनिकों के हटने के बाद से अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चुनौतियां बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।